हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका भाई मुबारक राही। साथियों, सहायक उर्दू अनुवादक का जो मुख्य परीक्षा हुआ था उसका रिज़ल्ट आ चुका है। मुख्य परीक्षा का 6 तारीख को और 7 तारीख यानी कल रात तकरीबन 10:30-11 के बीच में आपका वो डेट भी आ चुका है। जिन लोगों का रिज़ल्ट आया है उन्हीं लोगों का जो काउंसलिंग होगा वो भी डेट आ चुका है। आइए देखते हैं क्या क्या कहा गया है, कैसे कैसे आपको जो है कि उसमें क्या क्या लेके जाना है, कैसे कैसे आपको वहाँ पहुँचना है, क्या क्या प्रतिक्रिया है, उसके लिए जानना ज़रूरी है। इसके जानने के लिए सबसे पहले आपको वेबसाइट पे आ जाना है। जिस तरीके से मैं भी पहुँचा हूँ आप भी पहुँचेंगे। इस वेबसाइट में यहाँ आपको देखने को 2 चीज़ें मिलेगी। पहली जो है ये इधर जो है इतना में ये इतना जो है इसमें पूरी जानकारी आपकी जो है कि काउंसलिंग की जानकारी है। यहाँ पे जो है कि एक डाउनलोड फॉर्म है जो प्रपत्र 1 है जिसका भरना बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो है ये भी भरना ज़रूरी है उनके लिए जिनको जो है कि क्रीमी लेयर 2018 से पहले का जिनके पास है। आइए हम एक एक कर को जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नोटिस के बारे में। नोटिस क्या दिया है, ठीक है। चलिए नोटिस को हम देख लेते हैं। 7 तारीख की ये नोटिस है और ये पद सहायक उर्दू अनुवादक वालों के लिए है, ठीक है। इसमें देख सकते हैं पद सहायक उर्दू अनुवादक की मुख्य परीक्षा के उपरांत काउंसलिंग हेतु यानी काउंसलिंग के लिए योग्य पाए गए यानी कि जिसका नतीजा हुआ है काबिल पाए गए 1374 अभ्यर्थियों की सूची आवश्यक सूचना ज्ञापक देखो 2499, ठीक है। दिनांक 6/7/2022 यानी मैंने कहा ना आज से कल 7 तारीख था तो 6 तारीख का इसका रिजल्ट आउट हो चुका है, उसी की बात हो रही है। आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित है। आगे बात करेंगे काउंसलिंग हेतु। आई बात समझ में। काउंसलिंग के लिए योग्य पाए गए सभी 1374 अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है। जबकि देखिए 1374 साथी पाए गए हैं योग्य, जिसमें से सीट कितना है, सीट तकरीबन 1200 कुछ है, 1300 से कम ही सीट है। लेकिन फिर भी देखिए योग्य पाए गए ज़्यादा हैं, तो हो सकता है छटाई हो। ये छटाई उसी में होगी जब काउंसलिंग में पेपर बराबर नहीं होगा। तो काउंसलिंग में योग्य पाए हेतु सभी 1374 अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनके प्रमाण पत्रों की समीक्षा यानी जांच पड़ताल कब होगी, 26/7/2022। ये है आपकी कौन सी डेट, काउंसलिंग डेट, जांच पड़ताल डेट जिसे आप कहेंगे। 26 तारीख को सुबह 9 बजे आपको बीएसएससी के ऑफिस में पहुंचना होगा, 26 जुलाई को, ठीक है। इतना याद रखिएगा। आगे क्या कहा गया है, ये आयोग के कार्यालय में निर्धारित है, वही टाइम है, बिल्कुल यकीनी टाइम को। आगे है कि काउंसलिंग से संबंधी तिथिवार कार्यक्रम शीघ्र ही आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। एक बात और ध्यान रखिए, आज ही शाम तक एक नोटिफिकेशन और मिलेगा आपको वेबसाइट पर, जिसमें तिथि अनुसार अब 1374 बच्चे हैं, तो किसको किस डेट में जाना है और किसको सुबह किसको शाम जाना है, उनके हिसाब से एक रोल नंबर जारी किया जाएगा, जिस तरह से अनुवादक में जारी किया गया था, ठीक है। तो वो आपको मालूम होगा। ठीक इसी तरीके से कुछ बच्चे का टाइम सुबह होगा, कुछ बच्चे का शाम होगा। इसी तरीके से कुछ बच्चे को 27 को बुलाया जाएगा, कुछ बच्चे को 28 को बुलाया जाएगा। सबके एक साथ होना मुश्किल है। तो ये जो 26 से स्टार्ट होगा, अब 26 में किस किस को जाना है इसका जो है कि लिस्ट अभी आने ही वाली है। आज शाम तक आ जाए अच्छी बात है, या कल तक आ जाए। आगे देखते हैं आगे कहा है कि अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन फॉर्म में जन्म तिथि, ऑनलाइन फॉर्म में जन्म तिथि समझते हैं, डेट ऑफ बर्थ, लिंग यानी कि आप मेल हैं फीमेल, श्रेणी किस क्लास में पढ़ते हैं मतलब आते हैं आप बीसी ओबीसी एससी एसटी, और शैक्षणिक पढ़ाई योग्यता इत्यादि से संबंधित प्रविष्टियों का मूल प्रमाण पत्र के साथ मिलान करने के लिए काउंसलिंग हेतु। ये जो काउंसलिंग हो रहा है ये किसके लिए हो रहा है,
आपकी जन्म तिथि मिलाने के लिए हो रहा है, आप मेल हैं फीमेल ये मिलाने के लिए हो रहा है, आपकी शेरनी आपकी क्लास क्या ये मिलाने के लिए हो रहा है, आप जो क्वालिफाइड किए हैं आपकी जो पढ़ाई क्या क्या है उन सब के मिलान के लिए ये काउंसलिंग हो रहा है। ठीक है, यानी इसी काउंसलिंग करने के लिए आपको यहाँ बुलाया जा रहा है। ठीक है, अभ्यर्थी सुनिश्चित हो लें कि विज्ञापन की शर्तों के आलोक में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हैं। पहले आप यकीनी कर लें जितनी चीज़ें आपसे मांगी गई है वो सब चीज़ आपके पास है और आप इन तमाम शर्तों को कबूल करते हैं तभी आप आगे बढ़ें। आगे कहा गया है कि काउंसलिंग में आमंत्रित अभ्यर्थियों का सर्वप्रथम बायोमेट्रिक मिलान प्रारंभिक यवे मुख्य परीक्षा में लिए गए बायोमेट्रिक डाटा से किया जाएगा। जब आप पीटी एग्ज़ाम देने गए होंगे तब भी आपको जो है फिंगरप्रिंट लिया होगा और एक फ़ोटो खींचा होगा। इसी तरीके से जब आप मुख्य परीक्षा देने गए होंगे यानी कि मेन एग्ज़ाम तब भी आपका फ़ोटो लिया होगा और आपका फिंगरप्रिंट लिया होगा, तो उन दोनों का मिलान होगा। सबसे पहले जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो सबसे सर्वप्रथम यानी सबसे पहले आपसे इसी बायोमेट्रिक का मिलान कराया जाएगा दोनों का। ठीक है, यानी कि पीटी का भी और मेंस का भी। ऐसा तो नहीं है कि पीटी में कोई और बैठा हो मेंस में कोई और, तो इसके लिए ऐसा होगा। ठीक है, उक्त मिलान में सही पाए जाने के उपरांत ही यानी ये बायोमेट्रिक में सही पाने के बाद ही अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच पड़ताल की जाएगी। अगर ये सर्वप्रथम बायोमेट्रिक जांच होती है, यहाँ आप सक्सेस हो जाते हैं पीटी में भी और मेंस में, तो फिर आपका अगला कार्यक्रम जो अगला चेक होगा, अगला जो जांच पड़ताल आपका होगा वो आपके कागजात के होंगे, आपके प्रमाण पत्र के होंगे। ठीक है, बायोमेट्रिक मिलान में किसी भी तरह की विसंगति पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी के विरुद्ध विधि सम्मत यथोचित कार्रवाई करने के लिए आयोग स्वतंत्र रहेगा। कहने का मतलब यही है कि अगर आपकी जो बायोमेट्रिक मिलान में कुछ दिक्कतें आ जाती है यानी कि बायोमेट्रिक में पीटी में किसी और फिंगर का होता है और मुख्य में कोई और फिंगरप्रिंट मिल जाता है, आप दोनों का मैच नहीं करता है, तो ये बीएसएससी वालों का अधिकार है, चाहे वो आपको सजा दे या आपको छोड़ दे। ठीक है, आगे बात करते हैं कि आमंत्रित अभ्यर्थी विविध प्रपत्र तथा वंचित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के स्कैन कॉपी। अब देख लीजिएगा, अब एक प्रपत्र भी मैंने बताया ना पहले, एक प्रपत्र आपको मिलेगा और जो डाउनलोड 1 प्रपत्र है उसको डाउनलोड करने के बाद भरना पड़ेगा। भरेंगे कैसे भी आपको बताना है। तो प्रपत्र 1 तथा वंचित प्रमाण पत्र, जो प्रमाण पत्र आपके हैं, जैसे कि बताएं कौन कौन प्रमाण पत्र, जितने भी आपके तस्दीकात हैं उन सभी को आपको जो मेन चीज़ें हैं आप यहाँ से याद रखिए। ये चीज़ें यहाँ पे नई है, ये अनुवादक में नहीं था। ये चीज़ें जो है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितनी बातें कही गई हैं ये बातें अनुवादक में नहीं था, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ आप गड़बड़ी नहीं कीजिएगा। यहाँ से आपको एक काम करना है, एक पेन ड्राइव लेना है। पेन ड्राइव मार्केट में मिल जाती है, 100-200 की मिल जाएगी। 2 GB ले लीजिएगा, 4 GB की ले लीजिएगा, ये आपके पास होगा। ठीक है, आज तो डिजिटल का ज़माना, अगर नहीं है आपके पास, एक चिप नहीं लीजिएगा, एक पेन ड्राइव खरीदिए, 8 GB का ही मिल जाता है। तो ज़्यादा महंगा लेने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा हो और उसमें वायरस ना हो, बिल्कुल वायरस ना हो। इसमें लिखा हुआ है कि बिल्कुल भी वायरस ना हो। एक बिल्कुल उससे अच्छा ये है कि आप नया ब्लैंक पेन ड्राइव खरीदें और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे मैं अभी आगे आपको बताऊंगा, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स का आप स्कैन कराएं, फोटो कॉपी का नहीं, उसकी असली का जीरोक्स भी नहीं, स्कैन कराएंगे। और स्कैन आप मोबाइल से ना करें, बेहतर यह है कि मोबाइल से कभी कभी सटीक नहीं आता, हर किसी मोबाइल में सही फीचर काम नहीं करता। आप किसी साइबर कैफ़े में जाएं, किसी कंप्यूटर वाला दुकान पे जाएं जिनके पास स्कैनर अच्छा वाला हो, उस पर सही स्कैन कराएं। आप अपने प्रपत्र 1 का भी कराएं और इसी तरह अगर क्रीमी लेयर आपके पास है उनका भी कराएं। इसी तरीके से आपके पास 10 की सर्टिफिकेट भी हो, मार्कशीट भी हो, उनका भी कराएं और इंटरमीडिएट का भी आप कराएं। जो जो चीज़ आपसे मांगी जाती है वो क्या क्या मांगी जाएगी आपसे हम बात करेंगे आगे। तो वो सभी चीज़ों को आपको क्या करना है, स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद फिर उसको PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है।
पहले तो स्कैन करना है, स्कैन करने के बाद फिर उसे PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट करने के बाद ये वायरस रहित पेन ड्राइव जिसमें कोई भी वायरस ना हो, ठीक है, उस पेन ड्राइव में उसको सेव करना है। और उसमें जो है उस पेन ड्राइव को आपको लाना है, लेकिन जब आप बनाएंगे, जब सेव करेंगे, तो फाइल में जो आप नाम देंगे उसमें आपको जो नाम देना होगा वो नाम यहाँ पे है रोल नंबर। क्या है? जो आपका रोल नंबर हो वही उसका फाइल नाम भी हो। जब आप कोई फाइल कंप्यूटर में सेव करते हैं तो वहाँ आपसे उसमें नाम मांगा जाता है, ठीक है। अगर नाम नहीं डालेंगे तो वहाँ लिखा जाता है न्यू फोल्डर, तो आपको उस नाम की जगह पे आपको अपना रोल नंबर लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना है। रोल नंबर फोल्डर में बना करके पेन ड्राइव में सेव करेंगे, तथा वंचित डाटा काउंसलिंग के समय जब आप काउंसलिंग में जाएंगे तो होगा क्या, जब आप काउंसलिंग में गए तो अपना पेन ड्राइव देंगे, वो पेन ड्राइव सिस्टम में डालेंगे, जो अधिकारी होगा वो सिस्टम में अपने लेने के बाद आपकी पेन ड्राइव को कॉपी करके रख लेंगे और आपको आपकी पेन ड्राइव वापस कर देंगे। इतनी बात समझ में आ गई है? चलिए, यहाँ एक लाइन और कहा गया है कि पेन ड्राइव में प्रासंगिक प्रमाण पत्र के स्कैन के PDF अतिरिक्त कोई अन्य डाटा नहीं होना चाहिए। जितनी चीज़ें आपसे मांगी जाती है, जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाते हैं, उनके अलावा कोई और चीज़ पेन ड्राइव में नहीं हो। ऐसा नहीं है कि घर के पूरे डाटा आपके पेन ड्राइव में पड़ा हुआ हो और उसमें ये भी भर लें, उसमें रोल नंबर लिख लें, अपना रोल नंबर से फाइल सेव कर लें और कहते हैं सर मेरा रोल नंबर जो है वही उसमें है। ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल ब्लैंक पेन ड्राइव लीजिएगा, बिल्कुल खाली, उसमें कुछ भी ना हो। बेहतर यह है कि आप 100, 200, 300 का नया खरीद लें, उसको बना लें, उसमें जो फाइल सेव करेंगे रोल नंबर से, ताकि उनको कॉपी करने में आसानी हो, ठीक है। अब आगे ये कह रहा है कि देखिएगा कि आयोग द्वारा निर्धारित विविध प्रपत्र एक, ये भी मैं डाउनलोड करके भरना कैसे बताता हूँ आपको, और ये है प्रपत्र 8B, ये भी आपको कैसे भरना है ये बताएंगे, ये वेबसाइट पे दिया गया है। अगला है कि संबंधित अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे आयोग द्वारा निर्धारित विविध प्रपत्र 1 में वंचित विवरणों की भरकर निम्नलिखित अभिलेखों का प्रमाण पत्र की मूल प्रति में 3 सेट 100 भी प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ निर्धारित तिथि एवं समय पर आयोग के कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। यहाँ एक चीज़ और याद रखिएगा, जितनी चीज़ें आपसे मांगी गई थी असली डॉक्यूमेंट का स्कैन करके, ये तो डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना ही है, उसका स्कैन करके भी आपको लेके जाना है पेन ड्राइव में। और जो 3 सेट आपको बनाना है वो ये है कि जो प्रपत्र आपको 1 मिलेगा, उसका जब फार्म उसको स्कैन करके 3 बनाएंगे, उसको ज़ेरॉक्स निकाल के 3 बनाएंगे, उसको 3 सेट बनाएंगे, 3 उसी तरीके से। और जितनी भी चीज़ें हैं, ये क्या है, क्या कहा, आयोग द्वारा निर्धारित, और हाँ, जो प्रमाण पत्र आपके हैं उन सभी के ज़ेरॉक्स का 3 सेट बनाएंगे और फोटो लगाएंगे, और फोटो के साथ उसमें साइन भी होगा। साइन का क्या हिसाब होता है, आधा नीचे आधा फोटो के ऊपर, ठीक है। ये जो लोग उर्दू अनुवादक में जिसको मैंने बताया था वो लोग कर चुके हैं, वो लोग माहिर हैं, या जो लोग उर्दू अनुवादक पास किए थे और वो लोग हैं वो आराम से इसको कर सकते हैं। 3 सेट बनाना है, पेन ड्राइव में भी लेके जाना है और आपको हाथ में भी 3 सेट बना करके ले जाना है। अब ले क्या क्या जाना है आपको यहाँ ध्यान रखना है, कौन कौन सा प्रमाण पत्र आपसे मांगी जा रही है, क्या क्या तस्दीक़ात चाहिए आपके। तो वो ये है, सबसे पहले ये है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा BSSC द्वारा प्रारंभिक मुख्य परीक्षा यानी PT और मुख्य की दोनों की निर्गत प्रवेश पत्र, आपको PT का भी और मेंस एग्ज़ाम दोनों के क्या चाहिए, एडमिट कार्ड आपके पास होना ज़रूरी है। क्या क्या चीज़, PT और मेंस का एडमिट कार्ड। फिर मैट्रिक में जो है कि मूल अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, तो आपको मैट्रिक का कहते हैं कि मार्कशीट भी चाहिए और सनद भी चाहिए। जो मौलवी वाले हैं उसको मार्कशीट भी है, उसको सनद जो मिलता है सनद के तौर पे, वो दोनों आप लेके जाएंगे। इसी तरह मैट्रिक वालों को भी 2 चीज़ मिलती है, वो दोनों लेकर के जाएंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम नंबर 3 पर, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से उर्दू विषय में कम से कम 100 अंकों के साथ इंटरमीडिएट एवं सक्षम से संबंधित मूल अंकों के पत्र एवं प्रमाण पत्र। तो आप जो है कि ये किसका कहा गया है,
इंटरमीडिएट में। तो आप इंटरमीडिएट का आप अपना रिज़ल्ट लेके जाएंगे और आपके रिज़ल्ट के अंदर में 100 नंबर का उर्दू होना ज़रूरी है। आप अपने इंटरमीडिएट का डॉक्यूमेंट लेकर के जाएंगे, ठीक है, और आपके डॉक्यूमेंट में 100 नंबर का उर्दू होना ज़रूरी है। और डॉक्यूमेंट में क्या होगा, वही होगा जो जो दो चीज़ें मिलती है, एक तो मार्कशीट होती है, दूसरा उसका सनद होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगली जो चीज़ें हैं वो यहाँ से अलग लोगों के लिए हो जाता है। अनुसूचित जाति, अब जाति की बात कर लेते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के, यानी कि बिछड़ा जो बोलते हैं ना अपने यहाँ पे, तो जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्या है, हाँ, निर्गत जाति प्रमाण पत्र। वही है कि अगर आपने आरओ लेवल में या एसडीओ लेवल में, एसडीएम लेवल में अगर आपने जाति प्रमाण पत्र बनाया है तो वो आपको लेकर के जाना है। तीनों में से कोई एक भी होगा, आरओ लेवल का भी होगा तो चलेगा, एसडीएम एसडीओ लेवल का तो चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये आपके पास होना चाहिए। और ये जो है बनाने में दिक्कत भी नहीं है, ये अभी भी बन जाएगा, अभी टाइम है, 5 दिन में बन जाता है, 3 दिन में बन जाता है, 1 दिन में बन जाता है, ये इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं आती है। अगर आपके पास आरओ लेवल का है तो आप आराम से एसडीओ लेवल का बना सकते हैं, एसडीओ लेवल का है तो डीएम लेवल का बना सकते हैं। ये 1 हफ्ते में आराम से काम बन के आ जाता है, ऑनलाइन भी, उसकी इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती, बस एक हो। यहाँ बात कर लेते हैं बिछड़ा वर्ग तथा अन्यथा, क्या है ये, बिछड़ा वर्ग श्रेणी के आरक्षित उम्मीदवारों के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर। अच्छा, ये आरओ लेवल, अंचल अधिकारी लेवल के द्वारा क्रीमी लेयर होना बहुत ही ज़रूरी है। प्रमाण पत्र जो कि आप जो फार्म भरे थे, जब ये नोटिफिकेशन निकला था 2019 में, ये नोटिफिकेशन एग्ज़ाम का, उर्दू अनुवादक एग्ज़ाम का, और उसके फार्म भरने की जो आखिरी तारीख थी वो थी 4/12/2019। इससे पहले का होना ज़रूरी है, ठीक है। क्या कहा गया है कि आवेदन के समर्पित करने की जो अंतिम तिथि थी वो 4/12/2019 थी, इससे पहले का होना ज़रूरी है, जिसमें जाति और आवासीय का पता, यानी जात भी लिखा हुआ हो और आप रहते कहाँ वो भी लिखा हुआ हो, ऐसा क्रीमी लेयर होना ज़रूरी है। तो क्रीमी लेयर ये अनिवार्य है, जो जर्नल में नहीं है। जर्नल वालों के लिए सिर्फ ये 2 डॉक्यूमेंट आपके पास ले जाएं, एक मैट्रिक का ले जाएं, एक इंटर का ले जाएं, और दोनों पीटी और मेंस का दोनों को क्या लेके जाएंगे आप, क्या बोलते हैं उनको, प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड लेके जाएंगे, जो जर्नल वाले हैं। बाकी जो लोग जर्नल में नहीं हैं वो एक क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट ले जाएं, एक जाति का लेके जाएं, आपका आराम से हो जाएगा। आगे जो बात हो रही है ईवीएस वालों के लिए, उनकी सर्टिफिकेट बनती है, अगर आपने बना लिया तो ठीक है, वो भी इसमें अनिवार्य है। इसमें कहा गया है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग ईवीएस श्रेणी में अभ्यर्थियों के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जो के 1/19 हेतु आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि। ये भी कह रहे हैं कि जो ईवीएस यानी ये जो आर्थिक स्थिति से जो कमज़ोर है, उनकी भी जो हमें प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा या आपको साथ में लाना भी होगा, तो वो चीज़ें भी 2019 से पहले का होना चाहिए, 4/12/2019 का पहले का बना हुआ होना चाहिए। और ये आर्थिक ईवीएस वालों के लिए है, ठीक है। अब तीसरा जो चीज़ है वो है कि निर्धारित प्रपत्र में दिव्यांगित संबंधी प्रपत्र। अब कोई दिव्यांग है, अगर आप प्रपत्र 1 में लिखते हैं हम दिव्यांग हैं, यानी कमज़ोर हैं, अपाहिज हैं, हैंडीकैप हैं, तो फिर आप जब वहाँ भरेंगे तो फिर जो है कि यहाँ पे उसका वो भी आप मतलब क्या बोलते हैं उनको, तस्दीक़ात आपको ले जाना पड़ेगा, प्रमाण पत्र ले जाना पड़ेगा। इसी तरह 8 नंबर में है कि स्वतंत्रता सेनानियों के पोते पोते, आपके दादा दादी कोई अगर स्वतंत्रता सेनानी में था, जंग आज़ादी में थे, तो फिर आपको उसको प्रमाण पत्र चाहिए। इसी तरह सरकारी सेवा में 3 वर्ष से निरंतर सेवा संबंधी प्रमाण पत्र, कोई अगर आपके मतलब सहयोगी मतलब आपके पेरेंट्स में, आपके रिलेटिव में और आपके ऊपर में, तो कोई अगर हो बाप दादाओं में जो सरकारी नौकरी करते हो, तो फिर उनके जो है कि 3 वर्ष के निरंतर सेवा संबंधी प्रमाण पत्र भी आपको चाहिए। भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रतीक्षा सेवा में बिताए गए अवधि संबंधी प्रमाण पत्र चाहिए, ठीक है। फोटो युक्त, अब यहाँ एक चीज़ और चाहिएगा आपको, जो मेन चीज़ है मैं आपको बता दूँ, ये फोटो युक्त, फोटो सहित एक पहचान पत्र चाहिए, और पहचान पत्र
में आधार कार्ड भी चलेगा, वोटर आईडी भी चलेगा, पैन कार्ड भी चलेगा। इन तीनों में से कोई एक हो चलेगा या तीनों भी आप लेके जा सकते हैं। ठीक है। नंबर 12 पे थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। नंबर 12 में क्या है कि 1 से लेकर 10 तक अंकित प्रमाण पत्र में जो लागू हो, 7-3 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ हाल के खींचे हुए चाहिए। ये भी एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अभी अभी का खिंचा हुआ आप फोटो खिंचवा रहे। फोटो खिंचाने में क्या बड़ी बात है, आप हाल के फोटो खिंचा के आप उसमें जब आप वो 3 सेट बनाएंगे तो तीनों में आप फोटो भी चिपकाएंगे, तो फोटो हाल ही के फोटो आप जो है कि खींच के उसमें चिपकाएं और लेकर के जाएं। अब जो कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखा है वो आप देख लेते हैं, क्या क्या लिखा गया है यहाँ पे कि बिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत बिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए क्रीमी रहित प्रमाण पत्र आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 4/12 से 1 वर्ष से अधिक पुराना, अगर पुराना हो, या कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास क्रीमी लेयर 2018 से पहले का है तो फिर आपको 18B एक फार्म अभी मिलेगा आपको, उसको आपको भर के वहाँ पे देना है। सिंपल सी बात है। बिछड़ा वर्ग जैसे अत्यंत बिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए वही है, 4/12/2018 तक के 19 तक के निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। यहाँ एक चीज़ खुल्लम खुल्ला कह दिया है, बिल्कुल चेतावनी के तौर पर आप इसको मान सकते हैं कि बिछड़ा वर्ग जो है, जिन लोगों ने जर्नल में पास नहीं किया है, जनरल कैटेगरीज में नहीं है, बिछड़ा वर्ग में है, जिसमें MBC भी आ जाएगा, BC भी आ जाएगा, ABC भी आएगा, EWS को छोड़ करके, तो ये SC ST भी आ जाएगा इसके अंदर में। तो यहाँ आप देखेंगे आपके लिए एक नया लाइन, मोटा लाइन कह दिया है, सिंपल सी बात कि आपके पास 2019 से 4/12/2019 तक से पहले का अगर आपके पास क्रीमी लेयर है तभी आपको मान्यता दी जाएगी, नहीं तो नहीं। ठीक है। बिछड़ा वर्ग जैसे अत्यंत बिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए दिनांक 4/12/2019 तक का निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। चलिए अब यहाँ 2-3 लाइन है वो देख लेते हैं। क्या कहा, कोरोना संक्रमण ध्यान रखते हुए अभ्यर्थी हमेशा मास्क पहन, जब जाएंगे तो मास्क पहन लीजिएगा। सैनिटाइजर और पेयजल आपके पास अपना सैनिटाइजर हो, आपके पास पीने का पानी अपना हो, और सोशल डिस्टेंसिंग दूरी बनाकर रखेंगे, ये आपके लिए अच्छा होगा। पहली लाइन। दूसरी लाइन ये है कि अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वांछित कागजों के साथ काउंसलिंग हेतु आपको 9 बजे पहुंचना है। जितनी भी कागजात जांच पड़ताल के लिए मांगी जा रही है, जो मैंने भी आपको बताया है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ID कार्ड, इन तीनों में से कोई भी 3 फोटो, और उसके बाद फिर मैं आपको बता दूं कि आपके 3 सेट बनाना जो मैंने कहा है, जिस तरीके से आप वो बना लीजिएगा, जिसमें से, और उसके बाद फिर आपके पेन ड्राइव भी होगा। पेन ड्राइव में तमाम डॉक्यूमेंट स्कैन करके, ओरिजिनल का स्कैन करके उसको पेन ड्राइव में डालना है, और रोल नंबर से आपका फाइल बनाना है, वो आपको लेकर के जाना है, और उन्हीं चीज़ों को इसके ज़ेरॉक्स करके भर के उसको फिर जो है आपको 3 सेट बना करके लेके जाना है। और ये, और इसी तरीके से जो मैंने डॉक्यूमेंट में बताया था, डॉक्यूमेंट में आप रखिएगा इंटर की, मैट्रिक की दोनों तस्दीक, एक मार्कशीट भी आती है और TC भी आती है, 2 चीज़। और इसी तरीके से अगर मौलवी वाले हो तो सनद लीजिएगा और मार्कशीट लीजिएगा, और मौलवी नहीं फ़ुकनिया वाले, और मौलवी वालों में तो आपसे भाई मौलवी का ले जाइएगा, दोनों चीज़ हो जाएगा। इसी तरह इंटर में जो इंटर की आपके पास मार्कशीट है और जो इंटर की सनद है वो आप लेके जाइएगा, क्योंकि उसमें 100 नंबर का होना ज़रूरी है। इतनी चीज़ें ज़रूरी है। अब जाति वालों के लिए तो क्रीमी लेयर ज़रूरी हो जाती है, AVS वालों के लिए AVS का होना ज़रूरी हो जाता है, जनरल वाले इससे फ्री हैं, बस पैन कार्ड, आधार कार्ड लेके जाएंगे आप। ठीक है। और पहुंचना है आपको 9 बजे से, और आपको कब पहुंचना है ये आपको बताएगा 26 तारीख के बाद मालूम होगा। कब मालूम होगा? 26 तारीख को। अब 26 तारीख को किन किन को जाना है उनका लिस्ट आज शाम तक आ जाएगा, आप आराम से जा सकते हैं। चलिए, निर्धारित तिथि समय पर उपलब्धि नहीं होने पर उपस्थिति में काउंसलिंग हेतु मान्य अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। अगर आपको टाइम से पहुंचने को कहा गया, टाइम से आप नहीं पहुंचे हैं और बाद में पहुंचते हैं और कहते हैं जी मुझे काउंसलिंग होना है, तो वो आपकी बात नहीं मानेंगे, आपको वहां से भगा भी सकते हैं। अब एक लाइन और यहाँ पर लाइन नंबर 3 है, ये थोड़ा सा चेतावनी है। चेतावनी ये दिया गया है कि मात्र काउंसलिंग में बुलाए जाने के आधार पर, यानी सिर्फ इसीलिए कि आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है, आप ये सरकार पर दावा नहीं कर सकते हैं कि हमें जॉब पर रखिए ही रखिए। ठीक है,
यही इसका कहने का मतलब है कि मात्र काउंसलिंग बनाए जाने के आधार पर अभ्यर्थियों भविष्य में नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता है कि मेरा नियुक्ति हो गया या फिर नियुक्ति कीजिए। तो ये तो हो गई ये आपकी जो है कि नोटिस। अब हम आपको लेके चलते हैं वहाँ पर जो ये प्रपत्र 1 भरने को कहा गया है, इसके देखते हैं भर करके। ठीक है, इसको थोड़ा सा डाउनलोड करते हैं और फिर देखते हैं भरना कैसे है। यहाँ देखिएगा सबसे पहले, ठीक है, प्रमाण पत्र जांच की तिथि आपको डालना है, आपको किस दिन बुलाया जाएगा, किस दिन बुलाया है उस दिन की तिथि, यानी 26 के बाद आपको तिथि 26 को किन किन को बुलाएगा, उसके 27 को सुबह को या शाम को। तो यहाँ आपको उसकी तारीख देनी है, यहाँ अनुक्रमांक आपको देना है, यहाँ अभ्यर्थी का पूरा नाम, यहाँ उसके पिता पति का नाम, यहाँ जिला यानी होम डिस्ट्रिक्ट, यहाँ फिर राज्य, यहाँ मोबाइल नंबर और यहाँ फिर आपका ईमेल, यहाँ फ़ोटो। और फ़ोटो में जो आपका साइन होगा, मान के चलिए कि ये आपका क्या है, फ़ोटो है, यहाँ आपका फ़ोटो है, तो आप साइन ऐसे से करेंगे, यहाँ थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा फ़ोटो में भी साइन होना चाहिए। ठीक है, और इसी तरीके से आप अपना ईमेल भी डालेंगे और जन्म तिथि भी आप लिखेंगे, आप कब कब पैदा हुए, मतलब 1 तारीख 1 महीना 1994, इस तरीके से लिखेंगे। पहले डेट, फिर महीना और फिर इसी तरह से साल लिखेंगे। फिर उम्र की सत्यापन भी आप करेंगे 1/8/2015 तक में कि आप कितनी उम्र थी, कितने महीने थे, कितने दिन थे, वो भी आप यहाँ पे लिखेंगे, सत्यापन कर लेंगे। ये कोई बड़ी मुश्किल नहीं है। 1/8/2015 तक में आप कितनी उम्र के थे, उनकी सत्यापन आराम से आप कर सकते हैं। पहले आप करेंगे साल, फिर करेंगे आप महीना, फिर करेंगे आप दिन, जिससे मालूम हो जाएगा कि आप 18 साल 10 महीने 3 दिन के हो रहे हैं 2015 तक का। आज तक नहीं देखिएगा। ठीक है, जब आप पैदा हुए हैं तब से लेके 2015 तक में आपकी उम्र कितनी हो रही है, ठीक है, और आप कितने महीने के हो रहे हैं और आप कितने दिन के हो रहे हैं, आपको ये लिखना है। तो यहाँ कुछ चीज़ों में जहाँ आपको यस नो करना है, जैसे कि क्या आप बिहार राज्य के अस्थायी निवासी हैं, आपको यहाँ पे हाँ करना है अगर रहने वाले हैं, और सरकारी सेवक हैं, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। इसी तरीके से भूतपूर्व सैनिक, कोई आपका कोई सैनिक था या नहीं तो आप नहीं कीजिएगा, मतलब जिसका है हाँ, ना तो नहीं। इसी तरीके से सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी आवास परमानेंट रेसिडेंट प्रमाण पत्र, यानी यहाँ पे निवासी प्रमाण पत्र, देखिए निवासी प्रमाण पत्र की संख्या आपको देना है, और आपको जो है कि यहाँ पर RO लेवल में आपने जिस पदाधिकारी से बना के दिया है वो पदाधिकारी का नाम यहाँ पे लिखना है। निर्गत करने वाले पद अधिकारी का नाम भी आपको यहाँ देना, पद नाम, जैसे RO लेवल है, SDO लेवल है, और इसी तरीके से DM लेवल है, आप यहाँ पे लिखेंगे आराम से। इसी तरीके से अब जात की बात कर लेते हैं, जाति की। तो जाति में देखिएगा यहाँ पे क्या है, जाति है। अब यहाँ लिखिएगा जाति, आप किस जात से आते हैं, यहाँ उसका नाम लिखिएगा। आरक्षण कोटि कितने नंबर में आते हैं, 1 2 3 जो भी हो वो लिखिएगा। और प्रमाण पत्र जो आपके पास बना हुआ हो जाति का, उसकी तिथि लिखिएगा, पर संख्या भी और उसकी तारीख भी। ये क्या है, प्रमाण पत्र संख्या जमे निर्गत करने की तिथि, संख्या भी लिखिएगा, उसकी तारीख भी लिखिएगा। ठीक है, और किसके द्वारा आपको किया गया है, वही RO लेवल, SDO लेवल या फिर DM लेवल, जो भी होगा उसका नाम वो आप यहाँ पे लिखिएगा। इसी तरीके से क्रीमी लेयर की बात कर लेते हैं। तो क्रीमी लेयर यहाँ पे जो है कि RO लेवल मांगा गया, अगर आपके पास RO से भी ऊपर का है तो आप कीजिएगा, या फिर उसके ऊपर SDO लेवल या DM लेवल का हो तो आप उसका भी कर सकते हैं। तो क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र की संख्या और तिथि दोनों लिखेंगे यहाँ पर, और इसी तरीके से निर्गत करने वाले पदाधिकारी का नाम भी लिखेंगे, आप किस लेवल का आपके पास है। इसी तरह से EVSW वालों का आप यहाँ पे उसका पूरा संख्या लिखेंगे, यानी कि कितने नंबर है उनके, क्या अनुक्रमांक नंबर, और उसके बाद तिथि भी लिखेंगे। इसी तरह से उनका वो भी आप लिखेंगे, पदनाम RO लेवल है या फिर SDO लेवल या फिर DM लेवल, उसका नाम क्या वो लिखिएगा। यहाँ एक चीज़ खुल्लम खुल्ला कह दिया गया है नंबर 10 में, BC MBC अभ्यर्थी द्वारा समर्पित क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र 1 वर्ष से अधिक पुराना होने पर, यानी 4/12/2019 से 1 साल अगर पहले हो जाता है, 4/12/2018 हो जाता है, उससे ज़्यादा अगर पुराना है तो आपको फॉर्म 18B को भरना होगा, और उसके समर्पित करने की ये लिखनी होगी, समर्पित है या नहीं ये आपको लिखना होगा।
ठीक है। अब यहाँ देखेंगे दिव्यांग वाले जो हैं, जो लोग मतलब क्या बोलते हैं अपाहिज विकलांग वाले जो हैं वो हैं, यानी अगर हैं तो हाँ करें, नहीं तो नहीं करेंगे। उसके बाद कितने प्रतिशत है दिव्यांग है और किस क्लास में मतलब श्रेणी में आता है, ओबीसी एससी एसटी में जो भी हो उसमें लिखेंगे। अब कोटि क्या है आप इसमें टिक कीजिएगा। जैसे कि दृष्टि है, मूक है, बाधिर है, स्थिति है, ये मतलब वो आँखों के गूंगे को गूंगा है, बहरा है, किस तरीके के लेवल में आप जो हैं कि क्या है आप अपाहिज हैं, उस तरीके से आप यहाँ पे टिक कीजिएगा। और इसी तरीके से दिव्यांग प्रमाण पत्र जो आपके पास होगा उसकी संख्या और तारीख लिखिएगा और यहाँ निर्गत करने वाले पदाधिकारी का नाम लिखिएगा। ये आपका फार्म क्लियर हो जाएगा। इसके आगे एक चीज़ और है, वो ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपने मैट्रिक में क्या है परीक्षा उत्तीर्ण, मैट्रिक में जो है कि किस साल आपने मैट्रिक किया है और किस उत्तीर्ण वर्ष जो है किस साल आपका रिजल्ट निकला है और संस्थान का नाम क्या है, आपने किससे किया है। जैसे BSMEB बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड है और यहाँ बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड है। अब लिखिएगा कि टोटल कितना नंबर था, अब कितना मिला है, कितने प्रतिशत मिला है। और यहाँ एक चीज़ है कितने प्रतिशत आप कामयाब है, 60%, इसी तरीके से बोलते हैं 55%, तो आप यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ प्रतिशत लिखिएगा। और यहाँ प्रतिशत है या यहाँ अच्छा यहाँ फर्स्ट है, जैसे कि क्लास में लिखा जाएगा फर्स्ट आए, सेकंड आए, थर्ड आए, क्या आए वो यहाँ पे लिखा जाएगा। यहाँ प्रतिशत लिखा जाएगा, यहाँ कितना आपको मिला है, यहाँ कितना था ये लिखा जाएगा। यही हाल उर्दू विषय में कम से कम 100 अंकों में के साथ जो इंटरमीडिएट आपने किया था 10+2, आप भी किस साल में किए हैं, किस साल उसका रिजल्ट आया है, किस बोर्ड से आपने किया है और पूरा उसमें कितना नंबर था, कितना आपको मिला है, कितने प्रतिशत है और आप फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड क्या है वो आप यहाँ लिखिएगा। इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पे एक साइन करना है। ठीक है, पहले आप यहाँ तिथि दीजिएगा, उसके बाद पहले साइन, फिर तिथि, उसके बाद फिर हिंदी में साइन, फिर आपको अंग्रेज़ी में साइन करना है। इसी तरीके से इसको छोड़ दीजिएगा। जो जांच करने वाले दल होंगे वहाँ पे यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना है। जो जांच करेंगे वहाँ पे, जब आप काउंसलिंग में जाएंगे, जो जांच करेंगे वो वहाँ पे उनका साइन होगा, यहाँ आपका साइन नहीं होगा। इस जगह को आपको छोड़ देना है। ठीक है, ये तो हो गई पर पत्र 1 भरने की बारी। अब बात कर लेते हैं दूसरी जो डाउनलोड फार्म था, जो जिसका 2018 से पहले का क्रीमी लेयर है नॉन रिकॉर्डेड, तो उसके लिए फिर फार्म 18B आपको भरना होगा। वो 18B में क्या भरेंगे, देखिए सिंपल सा फंडा है, कुछ खास इसमें है नहीं। इसमें बस आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है और आप जो है कि पुत्र पुत्री श्री जो भी हो आप वो लिखिएगा। आप किस जगह के रहने वाले हैं, कस्बा मतलब ग्राम के रहने वाले हैं या कस्बा के रहने वाले हैं। तो गांव के ग्राम, कस्बा में शहर लिखिएगा, उसका यहाँ पे नाम लिखिएगा और यहाँ आप थाना लिखिएगा, यहाँ पोस्ट कहाँ पड़ता है वो लिखिएगा, प्रखंड क्या पड़ता है वो लिखिएगा, जिला आपका क्या है वो लिखिएगा और आपका राज्य क्या पड़ता है वो लिखिएगा। फिर जो है कि आप अपनी जो बिरादरी पड़ता है, जिस बिरादरी का आपके पास जाति और क्रीमी लेयर बना हुआ है, जैसे अंसारी है, जोला है और भी शेख है, जो भी हो वो आप यहाँ पे लिखिएगा और हिंदी में ही लिखिएगा, बेहतर है। उसके बाद जो है कि आप यहाँ पे साइन कीजिएगा और इसको भी वहाँ पे आप जब पेन ड्राइव में करेंगे तो पेन ड्राइव में इसको भी रखिएगा, प्रपत्र 1 को भी रखिएगा और 10 का भी दोनों सर्टिफिकेट रखिएगा और 10 का दोनों, यानी कि TC मार्कशीट भी और TC भी, और इसी तरीके से 12 का भी आप रखिएगा और इसी तरीके से आप जाति भी रखिएगा और इसको भी रखिएगा। अगर आपके पास 18 से पहले क्रीमी लेयर हो तो, अगर नहीं है तो फिर इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। उम्मीद है कि आप हमारी तमाम बातों को समझ गए होंगे। कुछ समझने में कुछ दिक्कत, कुछ परेशानी हुई होगी तो फिर हमसे पूछ लीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा। वीडियो लंबी हो चुकी है आप सभी के लिए, लेकिन एक बार अगर ध्यान से देख लेंगे तो तमाम मसले आपके हल हो जाएंगे। दीजिए हमें इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।